नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं गुमला के परिसदन में। और गुमला परिसदन में ST/SC आयोग की जो राष्ट्रीय जो कमेटी है उसकी सदस्य आशा लकड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आयोग के मेंबर बनने के बाद इनका दौरा हो रहा झारखंड में। इनसे हम खुद जानना चाहते हैं, क्योंकि मामला लगातार ST/SC से जुड़े कई मामले आते हैं। उन मामलों को निपटाने के साथ साथ उनके साथ जस्टिस हो सके, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार ये दौरा कर रही है पूरे स्टेट लेवल में। जहाँ जहाँ अभी इन्होंने दौरा किया है, ओवरऑल हम बात करना चाहेंगे कि आप लगातार दौरा कर रही हैं, क्या लगता है कि पूरे स्टेट की परिस्थितियाँ क्या बनी हुई है? जो आयोग का दौरा होता है उसका पर्पस क्या होता है, और लोगों की शिकायत आप तक बहुत सरलता से पहुंच सके, इसके लिए क्या मैकेनिज्म आपने बनाया है? सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूं। और सबसे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का के तहत गठित होता है, और इनका जो भाग 5 है, इस भाग 5 को पालन करते हुए आयोग देश भर में किसी भी कोने में किसी भी आदिवासी समाज के साथ या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी पंचायत में कहीं भी बैठक कर सकती है और उनका जो ग्रीवांसेस रहेंगे उनको सुन सकते हैं। और इसके लिए विशेषकर जो अनुसूचित जनजाति आयोग है वो आदिवासी समाज का, जिसको हम जनजातीय समुदाय है, उनका संरक्षण और सुरक्षण का काम करते हैं, उनका प्रोटेक्शन और सेफगार्ड करते हैं। साथ ही जितना भी योजना विकास से जुड़ी जितने भी योजना प्रक्रिया है उनका भी हम समीक्षा करते हैं, उन तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। ऐसे कई विषय हैं, इनको हम लोग ने पूरे देश भर में करते हैं। लगभग आदिवासी समाज का 12 करोड़ जनसंख्या है। उसमें अगर हम उनकी जातियों का प्रकार देखेंगे तो 700 से एबव जनजातियों का प्रकार है। उन सभी जनजातियों के साथ में समन्वय करके उन तक योजना प्रक्रिया गई है या नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंची है या नहीं, विशेषकर अगर देखा जाए तो इस समय PVTG परिवार के लोगों को लाभ मिला है या नहीं, इन सब विषय को लेकर के काम करते हैं। और विगत दिनों जब हमारा सिलेक्शन हुआ, मेरा नाम नामित हुआ 12 मार्च 2024 को हमने ज्वाइन किया, और लगातार मैंने झारखंड और देश के कोने कोने में जा रही हूँ। अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो कई ऐसे मामले थे, लगभग 300 केस थे, आज वो बढ़ कर के 1300 से एबव हो गए। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड में जनजाति समुदाय के लोगों में जागृति आई है, लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हमारे पास में जो केस दर्ज कराते हैं और उस शिकायत नंबर उनको तुरंत मिलती है। इसके लिए आयोग ने एक वेबसाइट नंबर भी बनाया है। उस वेबसाइट नंबर को हम सभी को बताते हैं, आप भी उनके लिए लड़ सकते हैं, कोई भी आम आदमी भी लड़ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक आदिवासी ही लड़ सकता है। उनको ncstgram.gov.in में ऑनलाइन आप किसी भी तरह का कोई भी कंप्लेन होगा, चाहे वो एक गांव का गरीब किसान की बात होगा या आदिवासी संबंधित कोई भी व्यक्ति सर्विस में काम करता होगा या विकास से मामले कोई भी होगा, तो आप ऑनलाइन वहां दर्ज कर सकते हैं। किसी भी तरह का मामले हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, खेती है, बारी है। हाँ, लेकिन ये है कि जो आदिवासी है उनको गैर आदिवासी के तरफ से किसी तरह का कोई मामला सामने आते हैं तो इस सब विषय को लेकर के आयोग अपना संज्ञान में लेती है, और संज्ञान लेते हुए आयोग सुनवाई करती है। किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी को नोटिस जारी करती है, नोटिस के साथ में उनको आना पड़ता है, नहीं तो फिर समन जारी करती है, और समन से भी अगर किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं होता तो हम वारंट भी करते हैं अथॉरिटी को। तो इस टाइप से आदिवासी समाज का संरक्षण और सुरक्षण आयोग करती है। पूरे स्टेट ही नहीं, पूरे देश में आप घूम रही है, क्या लगता है किस स्टेट में आदिवासियों के साथ सबसे ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है? और अगर इनजस्टिस हो रहा है तो वहाँ के लोग अवेयर नहीं है, या फिर गवर्नमेंट अवेयर नहीं है, या फिर सिस्टम में जो लोग लगे हैं वो सही रूप से न्याय नहीं करना चाहते हैं? आज अगर हम देखेंगे, सबसे बड़ी विडंबना, पूरा देश भर में मैं घूम रही हूँ, सबसे अधिक मामला अगर देखा जाए तो झारखंड का है। झारखंड में लगभग हमने 21 डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू कर लिए हैं, किसी भी जगह आज भी विकास योजना वहाँ तक नहीं पहुँची। आज हम गुमला जिला में बैठे हैं। गुमला जिला का घाघरा ब्लॉक और घाघरा ब्लॉक का बिमरला और दिरगांव पंचायत में लगभग 10 से 15 गांव ऐसे होगा जो PVTG परिवार के हैं। उन लोगों तक आज भी पहुंच पथ नहीं है, जनमन का योजना वहां पहुंच नहीं पाए हैं। इससे विडंबना क्या हो सकता है? ऐसे ही अगर आप गुड्डा में चले जाइए, संथाल परगना की बात करती हूँ, वहाँ 3 पहाड़ है, सुंदर पहाड़ी इलाका है। सुंदर पहाड़ इलाका के कम से कम 12-13 किलोमीटर अंदर आप चले जाइएगा तो वहाँ किस तरह से आदिवासी बेटियों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, पूरा संथाल परगना देखेंगे तो ये सब मामला भी बहुत ज़्यादा हमारे पास में आए हैं। माइनिंग का इलाका है, वहाँ लोगों को मुआवजा नहीं है, उन लोगों को ज़मीन का हक और अधिकार अभी तक नहीं मिला है। झारखंड जितना उद्योग के क्षेत्र में आगे है, कोल इंडिया यहाँ है, कई तरह का माइनिंग हो रहा है, उद्योग बैठ रहे हैं, लेकिन जो मरता तो आदिवासी समुदाय
का है। तो यहाँ जो आदिवासी समुदाय के लोगों को न्याय मिलना चाहिए वो नहीं। दूसरा बात, जमीन से संबंधित मामले, आज जो आदिवासियों का जमीन और अस्मिता, जिसको हम कहते हैं ना, आदिवासी का जो पहचान है, उनकी संस्कार और संस्कृति है जिससे उनकी पहचान बनती है। चाहे सरना स्थल की बात करेंगे, गोचर की बात करेंगे, जहर थान की बात करेंगे, यही सभी तरह से डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा बात है, आदिवासी समाज का जो सांस्कृतिक धरोहर है उसी पर कुठाराघात हो रही है। मैं तो आपके चैनल से भी कहना चाहती हूँ कि राज्य सरकार को निवेदन करना चाहती हूँ कि आदिवासी समाज का ये जो सांस्कृतिक धरोहर उसको बचाइए, तो आदिवासी समाज का अस्तित्व बचेगा। नहीं तो हमारा झारखंड में जो आदिवासी समाज है, जनजातीय समुदाय है, उनका अस्तित्व खत्म और खतरे में दिखाई दे रहा है। ये जो आज हमने 1 साल में जो अनुभव किया है ये दिखाई दे रहा है। बाकी अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो किसी का जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है, तो किसी का एट्रोसिटी से संबंधित मामले हैं। ऐसे कहीं नहीं है कि ज़मीन से संबंधित मामला। आज जिससे उनका जीवन यापन होता है, उनका आय का स्रोत खेत ही है, और खेत में धान की खेती करके दिया जाता है। वो ही आप अगर देखेंगे तो ये विषय आता है। और एक बात उदाहरण आपको देना चाहती हूँ, रांची का कांके ब्लॉक में लगभग 500 एकड़ भूमि का मामला आयोग के समीप आया है। अभी वर्तमान की बात करते हैं, कांके का जो आप कृषि विश्वविद्यालय और वहाँ लो विश्वविद्यालय के थोड़ा आगे चले जाइए तो रिम्स पार्ट 2 बन रहे हैं। वहाँ एक कृषि योग्य भूमि में आप कैसे बना सकते हैं? उसके लिए तो आपको चयन करना पड़ेगा, कोई बंजर भूमि हो, कोई परती भूमि हो, इस भूमि को चयन करना चाहिए। तो वहाँ काके ब्लॉक में रहने वाला ग्रामीण आदमी जो खेती करके अपना जीवोपार्जन करता है वो कैसे करेंगे? तो इस टाइप का ग्रीवांसेस बहुत है। सिर्फ यही भर नहीं, पूरा संथाल परगना से लेकर के दक्षिणी छोटा नागपुर तक ज़मीन से संबंधित बहुत ज़्यादा मामले हैं। जब तक इनका संरक्षण और सुरक्षण नहीं हो जाएगा तो आदमी जो खेती करके अपना जीवोपार्जन करता है वो कैसे करेंगे? तो इस टाइप का ग्रीवांसेस बहुत है। सिर्फ यही भर नहीं, पूरा संथाल परगना से लेकर के दक्षिणी छोटा नागपुर तक ज़मीन से संबंधित बहुत ज़्यादा मामले हैं। जब तक इनका संरक्षण और सुरक्षण नहीं हो जाएगा तो झारखंड का आदिवासी खतरे में दिखाई देता है। आपने अभी आदिवासी अस्मिता की बात कही, आदिवासी पहचान की बात कही, सिरमटोली वाले मामले में आप भी सामने आई थी। क्या लगता है पूरे विवाद को आयोग किस रूप में देखता है? और आदिवासी हितों की जब बात करने की बात होती है, आदिवासी के मान सम्मान की बात होती है, तो अब उसको मान सम्मान से जोड़ कर देखा जा रहा है। आप खुद उस स्थल का निरीक्षण किया आपने, तो क्या लगता है कि केवल पॉलिटिकल माइलेज बनाया जा रहा है या फिर क्या मामला क्या लगता है? आप एज ए आयोग की मेंबर क्या लगता है वहाँ होना क्या चाहिए था और कहाँ गड़बड़ियाँ हुई वहाँ पे? विगत दिनों में आपको बताना चाहती हूँ, केंद्रीय सरना समिति और चड्डी सरना समिति ने दोनों ने हमें एक चिट्ठी दिए थे सिरमटोली सरना स्थल को लेकर के, जिस तरह से फ्लाईओवर का रैंप वहाँ उतारा गया, उसको संज्ञान में लेते हुए आयोग ने धरातल का निरीक्षण भी किया। लेकिन धरातल निरीक्षण करते समय राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी, जांच करते समय हर डिपार्टमेंट के अलग अलग अधिकारी आए, लेकिन सेक्रेटरी कोई नहीं थे। जब बात बैठक की आई तो चीफ सेक्रेटरी और कल्याण विभाग के सेक्रेटरी 2 ही बैठे थे, पथ निर्माण विभाग के सेक्रेटरी नहीं आए। हमने आयोग के अधिकारियों आयोग में भी उनको समन के माध्यम से बुलाए थे कि आना है करके। तो जहां गलती होती है तो लोग भागने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्टता से कहना चाहती हूं कि भारतीय संविधान के अनुसार जो संविधान के तहत ताकत आयोग को दिया है और आयोग का जो रूल और नियम बने हुए हैं उसके तहत हमने आयोग के माध्यम से एक लेटर भी भेजे कि 10-8 का नियम को पालन करते हुए आपको किसी तरह का कोई उद्घाटन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई विकास काम वहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयोग ने संज्ञान में ले लिया है। जब तक आयोग इसको संज्ञान में जब तक आयोग के पास में है तब तक इसका निर्णय और निर्माण नहीं करना चाहिए। लेकिन पता नहीं किस आनन फानन में उद्घाटन भी हो गई। और आज भी अगर आप देखेंगे तो जो सरहुल आदिवासी समाज का सबसे बड़ा महापर्व है, और इस महापर्व के शुभ अवसर पर रांची जैसे शहर में लाखों के भीड़ में प्रोसेसन चलते हैं, शोभा यात्राएं चलती है और उनका झांकियां चलते हैं। आज रैंप उतार दिए हैं और दोनों रास्ता को ब्लॉक कर दिए हैं। ये दोनों रास्ता ब्लॉक कर देने से लोगों का प्रोसेसन ही नहीं आ पाएगा। इससे आदिवासी समाज का जो पहचान है उसका कुठाराघात हुआ है। जानबूझ के आदिवासी समाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए एक चीज़ और मैडम, आप जिस तरह से गंभीरता दिखा रही हैं कि निश्चित रूप से पहाड़ क्षेत्रों में रहने वाले आदिम जनजाति हो या आदिवासी समुदाय के ST से जो भी जुड़े लोग हैं उनका सही रूप से विकास ना हो पाना
लगती है व्यवस्था कहीं ना कहीं कारण, लेकिन जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनको तो किसी दबाव में नहीं रहना चाहिए, उनको विकास योजनाओं को पहुंचाना चाहिए। झारखंड में 24 साल से अधिक का समय हो गया। क्या लगता है आयोग ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करके कार्रवाई नहीं करेगा, या जिनके शासनकाल में, जिनके कालखंड में, या फिर वेलफेयर सेक्रेटरी हो या फिर ST/SC से जुड़े हुए तमाम विषय को देखने वाले, उनकी भी तो लापरवाही मानी जा सकती है। तो आखिरकार आयोग उन पदाधिकारियों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है कि सही पदाधिकारी उस विभाग के लिए चुने जाएं और उस विभाग का काम करें? देखिए, आयोग संज्ञान में ली है, आयोग अपने तरीके से काम करती है और जो आदिवासी समाज का ग्रीवांसेस है उनको पूरा करने में प्रयास करती है। इसके लिए हमने पत्राचार भी किया और पूरा डिटेल जानकारी भी मांगे हैं। अभी तक भी राज्य सरकार किसी तरह का कोई जानकारी आयोग को नहीं दिए हैं। दोबारा भी हम लोग ने पत्राचार किया है कि आप इतने 3 दिवसीय 7 दिवसीय कार्य योजना के तहत आपको लेटर देना पड़ेगा, आपका काम क्या है और आपने इस सरना स्थल को बचाने के लिए क्या प्रयास किया है। तो ये पूरा उनका ग्रीवांसेस को ध्यान में रखते हुए आदिवासी समाज का हमने पत्राचार भी किया है। इसके लिए आयोग ने बैठक भी बुलाए थे और बैठक के लिए लगातार इन्होंने उस विषय को टालते गए। जो विषय सामने आया है, आयोग लगातार इस पर लड़ेगी, काम करेगी। आयोग आदिवासी समाज के साथ है, उनका जो संरक्षण और सुरक्षण का काम करने का काम करेगी। आयोग का जो मेन मोटो है कि आदिवासी समाज का संरक्षण और सुरक्षण, तो इसके लिए आयोग तत्पर है। एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि ST/SC जो मतलब खास कर ST की बात की जाए तो ST का जो रिजर्वेशन खास करके बड़े पदों को देखा जाए UPSC में, तो झारखंड के उस समुदाय के लोग बहुत नहीं निकल के आ पाते हैं, जबकि आप देखेंगे कि राजस्थान के मीना समुदाय के लोग आते हैं ST में, उनका जो वहाँ दबदबा है वो बेहतर दिखता है। तो क्या लगता है ये गैप उनके बीच में गैप है या फिर प्रशासनिक व्यवस्था उनके पास नहीं पहुंच पा रही है? कहाँ ये गैप है कि इस समुदाय को भी उठाकर उस ओहदे पर बैठाया जा सके? इसके लिए आयोग क्या सोचता है? देखिए, सबसे बड़ी बात, मैंने झारखंड का विडंबना इसलिए कहा कि आज भी आप पूरे देश भर में देख लीजिए, प्राइमरी एजुकेशन में आप देखिए किसी गांव में एक ही टीचर है, मिडिल स्कूल में देखिए 12वीं तक क्लास है और 3 टीचर है, किसी जगह आप चले जाइए तो पारा टीचर के भरोसे चल रहे हैं। तो आपका एजुकेशन सिस्टम, आपको नीचे से स्तंभ ही आपका मजबूत नहीं होगा तो ऊपर कैसे आप जाएंगे। हाँ, लगन है आदिवासी समाज में, एक विचारणीय और काम करने का लगन रखते हैं, इसलिए कई लोग ऊपर तक पहुंच पा रहे हैं। आज प्रशासनिक सेवा में भी कई लोग हैं, UPSC में भी लोग चुन करके कुछ लोग आए हैं, जितना तादाद में आनी चाहिए नहीं आ पाए, क्योंकि आपके पास बेस मजबूत होना चाहिए। आपका योजना और प्रक्रिया एजुकेशन डिपार्टमेंट को ठोक बजा के करनी चाहिए। अभी तक मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति अगर 96 में ज्वाइनिंग किया है और एक ही स्कूल में आज तक है, उसका ना प्रमोशन हुआ, ना उसको आगे पढ़ाने का जो जगह चाहिए होगा। उन्हें एक स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बच्चा भी, आदमी भी थकता भी है, परेशान भी होता है, तो उनका भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। तो क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करेंगे तो आदमी का जब तक उनका मॉनिटरिंग, जब तक उनका प्रशिक्षण नहीं हो जाता है, तब तक लोगों को आगे बढ़ने, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको पूरा स्कूल में भी टीचरों को फुलफिल करना चाहिए। हर सब्जेक्ट के लिए टीचर हो, प्राइमरी एजुकेशन के लिए कितना टीचर, मिडिल स्कूल के लिए कितना टीचर, +2 तक के लिए कितना टीचर, और जब तक अवेलेबल नहीं होगा बच्चा कैसे पढ़ेगा। आज भी अगर पूछिए तो लोग कुमारी लिखने जान रहे, देवी लिखने जान ही नहीं रहे हैं, तो इन सबको कौन बताएगा। मैंने एक स्कूल की उदाहरण देती हूँ। मैं किसी जगह गई थी तो उस स्कूल में एक 6 क्लास का बच्चा को पूछे कि गवर्नर का नाम क्या है, बच्चा तो नहीं जाना। हमने टीचर को भी पूछा गवर्नर का नाम क्या है, तो टीचर भी गवर्नर का नाम नहीं जाने। तो विडंबना ये है। अभी और एक स्कूल में अभी वर्तमान में गई थी, वो हाई स्कूल है, हाई स्कूल में सिर्फ 3 टीचर हैं। मैंने DM को बोला कि इसमें पहले तो टीचर आप कहीं से लेकर के आओ, शहर क्षेत्र में सब बैठा हुआ जमा रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आपके पास टीचर नहीं जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए सब सपना देखते हैं, जिसके पास आय का स्रोत है वो व्यक्ति तो आगे बढ़ रहे हैं और आज देश विदेश सभी जगह जाके जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। लेकिन जिस ग्रामीण क्षेत्र को, अंतिम व्यक्ति को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो आपका जो लचर व्यवस्था के बच्चा तो नहीं जाना। हमने टीचर को भी पूछा गवर्नर का नाम क्या है, तो टीचर भी गवर्नर का नाम नहीं जाने। तो विडंबना ये है। अभी और एक स्कूल में अभी वर्तमान में गई थी, वो हाई स्कूल है, हाई स्कूल में सिर्फ 3 टीचर हैं। मैंने DM को बोला कि इसमें पहले तो टीचर आप कहीं से लेकर के आओ, शहर क्षेत्र में सब बैठा हुआ जमा रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आपके पास टीचर नहीं जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए सब सपना देखते हैं, जिसके पास आय का स्रोत है वो व्यक्ति तो आगे बढ़ रहे हैं और आज देश विदेश सभी जगह जाके जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। लेकिन जिस ग्रामीण क्षेत्र को, अंतिम व्यक्ति को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो आपका जो लचर व्यवस्था के कारण हम नहीं कर पा रहे। तो जो सिस्टम है उस सिस्टम को आप ठीक कीजिए ना। एक ही स्कूल में 20 टीचर रहने के बजाय आप उसको ठीक से करेंगे तो हमें लगता है कि यहाँ का बच्चा को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो मीना समाज कर पा रहे हैं, हमारे लोग भी बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको सही संसाधन उपलब्ध नहीं है।
तो आपने स्पष्ट देखा, मैडम से बात करने के बाद यह स्पष्ट लग रहा है कि निश्चित रूप से न केवल झारखंड बल्कि पूरे राज्य और देश के विभिन्न इलाकों में जो ST/SC कमेटी के लोग हैं, ST समुदाय के लोग हैं जो अभी भी काफ़ी पीछे हुए हैं, उनके विकास को लेकर आयोग गंभीर है, उनकी शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर गंभीर है। इन तमाम चीज़ों को बात करने के बाद स्पष्ट लग रहा है कि आयोग जिस तरह से गंभीरता से काम कर रहा है, आने वाले दिनों में ST/SC जो कमेटी के लोग हैं उनकी तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। सुशील कुमार सिंह।